हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाल अगेन आप सबका हमारे नए वीडियो में केमिस्ट्री गुरुजी के यूट्यूब चैनल पर। तो सॉल्यूशन का नेक्स्ट लेक्चर है भाई, एंड आई होप कि आप पिछले लेक्चर देख चुके हो। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं वेपर प्रेशर, फैक्टर्स विच अफेक्ट वेपर प्रेशर, राउल्ट्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट एंड फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। बेटा जी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड आगे ये जो चैप्टर चलने वाला है ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा जी बात करते हैं हम लोग वेपर प्रेशर हम लोग किसे कहेंगे। बिल्कुल देखो प्रैक्टिकल सा ही कंसेप्ट है, आपको ध्यान से समझने की कोशिश करनी है, अच्छे से समझ में आ जाएगा। वेपर प्रेशर किसे कहते हैं? अगर मैं इसे हिंदी में बोलूं वाष्पीय दबाव, क्या होता है? चाय सबने बनाई होगी, सभी बनाते हैं, है ना? या फिर प्रेशर कुकर है, उसमें क्या है, पानी है या कोई सामान बना रहे हो, तो क्या उसमें वो सीटियां मारना स्टार्ट कर देता है। रीजन क्या होता है उसका? उसमें वेपर्स की वजह से प्रेशर अराइज हो गया, दैट्स वाई। या फिर आपने देखा चाय बन रही है, प्लेट रखी हुई है, तो वो प्लेट हिलना स्टार्ट कर देती है थोड़ी देर बाद। क्यों? क्योंकि अंदर वेपर बन रहे हैं, वेपर कंटिन्यूसली कोलाइड कर रहे हैं, ठीक है, प्रेशर अराइज हो रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? वेपर प्रेशर बोलेंगे। क्लियर है? तो अगर मैं डिफाइन करता हूं, फर्स्ट ऑफ ऑल इसे रिप्रेजेंट किया जाता है पी से। डिफाइन किस तरह से करेंगे? इट इज डिफाइंड एज प्रेशर exerted by the vapors. Pressure exerted by the vapors above the surface of liquid in state of equilibrium. State of equilibrium is called वेपर प्रेशर। समझिए बेटा जी मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि ये वो प्रेशर होता है जो किसकी वजह से लगता है? कौन एक्सर्ट करेंगे? वेपर्स। कहां पे? अबव द सरफेस ऑफ लिक्विड। और यहां पे हम लोग एक वर्ड यूज कर रहे हैं इक्विलिब्रियम, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। अब ये क्या फंडा है समझिए। हमारे पास मान के चलो कि एक कंटेनर है, एक बिकर है, ठीक है, उसमें क्या है? हमारे पास लिक्विड है। फोकस कीजिए, हमारे पास क्या है? लिक्विड है। हम इसको गर्म करते हैं। अच्छा, इस कंटेनर को ना आपने बंद रखना है। अगर बंद नहीं करेंगे फिर तो वेपर सुटते चले जाएंगे, तो आपको इसको बंद करना है, ठीक है। ये कंटेनर हमने बंद किया। अभी हम लोग क्या करेंगे? इसको गर्म करेंगे। गर्म करेंगे तो इसके वेपर बनेंगे, ठीक है। वेपर ऊपर जाएंगे, वो दोबारा कंडेंस होंगे, तो फिर वो लिक्विड बनेगा। लिक्विड से वेपर बनेंगे, वेपर से लिक्विड बनेगा। ऐसी ये प्रोसेस चलती जाएगी। एक स्टेज ऐसी आएगी व्हेन रेट ऑफ वेपराइजेशन या इवेपोरेशन, जब रेट ऑफ इवेपोरेशन इक्वल हो जाएगी रेट ऑफ कंडेंसेशन के, रेट ऑफ कंडेंसेशन के। इस स्टेज को ही, इस स्टेट को ही हम लोग क्या बोलेंगे? इस स्टेट को ही हम लोग बोलने वाले हैं वेपर, सॉरी, इसको बोला जाएगा स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम समझते हो ना? बराबर हो। क्या बराबर हो? इवेपोरेशन की रेट एंड कंडेंसेशन की रेट जब बराबर हो जाए उस स्टेट को बोला जाएगा इक्विलिब्रियम, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। एंड इस स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में वेपर्स की वजह से जितना प्रेशर लग रहा है उसको हम लोग बोलेंगे वेपर प्रेशर। अगली बात आती है वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो वेपर प्रेशर को अफेक्ट करते हैं? सबसे पहला फैक्टर है भाई टेम्परेचर। अब बताइए टेम्परेचर से क्या फर्क पड़ेगा? अगर वही है चाय बना रहे हो, टेम्परेचर ज्यादा करोगे तो ऑब्वियस सी बात है वेपर ज्यादा बनेंगे, प्रेशर भी बढ़ेगा। तो वेपर प्रेशर इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो वेपर प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा। अगली बात करते हैं इंटरेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स या फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। डिपेंड करता है कि जिस लिक्विड के आप लोग वेपर प्रेशर बनाना चाह रहे हो वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंटरेक्शन कैसी है। एग्जांपल की बात करें, जैसे
कैरोसिन ऑयल है, कैरोसिन ऑयल। और दूसरे एग्जांपल की बात करें, हमारे पास है वाटर। कैरोसिन ऑयल का वेपर प्रेशर जो होता है वो हाई होता है, बहुत जल्दी इसके वेपर बन जाते हैं। तो वेपर जल्दी बनेंगे, प्रेशर भी ज्यादा लगेगा। क्यों होता है इसका? कौन इसकी फोर्स ऑफ इंटरेक्शन क्या रहती है? वीक रहती है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है तो बोन आसानी से टूटेगा, आसानी से टूटेगा तो वेपर आसानी से बनेंगे, वेपर आसानी से बनेंगे, प्रेशर भी ज्यादा लगेगा। वाटर की बात करें तो इसका जो वेपर प्रेशर रहता है भाई वो कम रहता है। क्यों? क्योंकि फोर्स ऑफ इंटरेक्शन क्या रहती है यहाँ पे? स्ट्रॉन्ग रहती है। अगर आपको बताओ वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में क्या होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। और हाइड्रोजन बॉन्ड जो है एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कंसिडर किया जाता है। ठीक है बेटा जी। तो वाटर का वेपर प्रेशर कम होगा क्योंकि उसकी इंटरेक्शन ज्यादा है, एंड कैरोसिन ऑयल का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा क्योंकि इंटरेक्शन कम है। मतलब फोर्स ऑफ इंटरेक्शन अगर स्ट्रॉन्ग है तो वेपर प्रेशर लो होगा, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन अगर वीक है तो वेपर प्रेशर क्या होगा? हाई होगा। यही है हमारे पास वेपर प्रेशर। अब वेपर प्रेशर से रिलेटेड लॉ दिए थे किसने? राउल्फ ने। उनको हमें एक्सप्लेन करना है स्पीडली। इसको चिपकाओ आप लोग। तो चलिए अभी बात करते हैं राउल्फ लॉ क्या था। देखिए राउल्फ ने क्या बोला, जैसे आप लोग बात समझिए मेरी। हमारे पास ना एक सॉल्यूशन है, ठीक है। अब अगर सॉल्यूशन होगा तो उसमें लिक्विड भी होगा। ये हमारे पास लिक्विड है, ठीक है। मान लेते हैं कि ये क्या है? वाटर है। और यहां पे हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? सोल्यूट भी ऐड करना पड़ेगा। पता हो आपको, सॉल्वेंट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ए से। ए इज सॉल्वेंट, एंड सोल्यूट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बेटा जी बी से। क्लियर? तो राउल्फ ने क्या बात बोली? एट अ गिवन टेम्परेचर, एट अ गिवन टेम्परेचर वेपर प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट, ध्यान से समझना, इज proportional to its mole fraction, मान के चलो कि आप वेपर प्रेशर नहीं वर्ड यूज करेंगे हम यहाँ पे यूज करेंगे पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। मान के चलिए आपको पार्शियल वेपर प्रेशर निकालना है ए का, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। आपको पार्शियल वेपर प्रेशर निकालना है बी का, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। अब इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाएंगे तो ये क्या होगा? पी ए। जब इसको हटाएंगे तो ये होगा पी नॉट ए, ठीक है। अब इसका मतलब भी समझते हैं। इसका मतलब क्या होगा? पी बी की अगर मैं बात करूं, पी बी क्या हो जाएगा? पी बी, इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाएं तो ये होगा पी नॉट बी इंटू एक्स बी। बातें क्लियर होती हैं? तो अगर मैं यहां से डिफाइन करना चाहूं, वेपर प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ ए इन प्योर स्टेट मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन, या फिर मैं वेपर प्रेशर ऑफ बी निकालना चाहूं, वेपर प्रेशर ऑफ बी इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ बी इन प्योर स्टेट मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। बेटा जी ये जो नोट का साइन है इट मींस प्योर स्टेट में जो है, ठीक है। तो एक तो डेफिनेशन होती है ये, फिर जब हम इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटा देते हैं तो इसकी डेफिनेशन क्या बनती है? ये डेफिनेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग क्या लिखोगे? एट अ गिवन टेम्परेचर partial vapor pressure of a component is equal to the product of vapor pressure of that component in pure state and mole fraction of that component। क्या आप मेरी बताइए इस डेफिनेशन को समझ पा रहे हो? मान के चलो कि आपको कहीं पे पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ वाटर निकालना है राउल्फ लॉ की टर्म में, जो राउल्फ ने बोला। तो आप क्या लिखोगे? वेपर प्रेशर ऑफ वाटर क्या होगा? वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इन प्योर स्टेट
मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। आप वेपर प्रेशर ऑफ HCl निकालना चाह रहे हो सॉल्यूशन के अंदर, तो क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ HCl इन प्योर स्टेट मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर नहीं आएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ HCl। क्लियर? मतलब जिसका भी आप लोग पार्शियल वेपर प्रेशर निकालना चाह रहे हो अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, तो वो इक्वल होगा वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन प्योर स्टेट मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। तो ये है बेटा जी सिंपल सा राउल्स लॉ। अब राउल्स लॉ क्या क्या कंडीशन बनी फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट, फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, इसको चिपकाओ जल्दी से, फिर देखते हैं। हाँ जी, नोट कर लिया, चलिए। अब देखो दो केस हैं, राउल्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट and Raoult's law for non-volatile solute, volatile solute के लिए एंड नॉन वोलेटाइल solute के लिए। वोलेटाइल किसे कहेंगे? वोलेटाइल को अगर मैं हिंदी में बोलूं घुलनशील, मीन्स आप समझ के चलना, या आप लोग इसे बोल सकते हो लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड में लिक्विड आसानी से मिक्स हो जाता है, मतलब ऐसे भी होते हैं जो मिक्स नहीं होते, बट हमने ऐसे केस को कंसीडर करना है जो मिक्स हो जाए। और नॉन वोलेटाइल में क्या होगा? सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड, इस तरह के सॉल्यूशन की बेटा जी हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास हमने एक सॉल्यूशन बनाया। अब देखो सॉल्यूशन किससे बनता है? सॉल्यूशन क्या होगा? ये है वाटर, ठीक है, वाटर जनरली वाटर क्या होता है? एक सॉल्वेंट का काम करता है। ठीक है, आप लोग इसमें सॉल्यूट ऐड करोगे, ये है सॉल्यूट, हम मान लेते हैं कि ये HCl है। HCl किसका काम कर रहा है? सॉल्यूट का काम कर रहा है। इनको हमने मिक्स कर दिया तो हमारे पास क्या बन जाएगा? सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, ये क्या बन गया? सॉल्यूशन। इसके वेपर बनेंगे। अब क्या होगा? ये दोनों क्या है? मिक्सिबल हैं, एक दूसरे में अच्छे से घुल सकते हैं। अब घुलेंगे तो दोनों के वेपर भी बनेंगे। अब दोनों के वेपर बनेंगे तो दोनों का प्रेशर भी बहुत ज्यादा होने वाला है। ठीक है, अब यहां पे देखिए सॉल्वेंट को तो हम लोग ए से बोलते हैं, सॉल्यूट को हम लोग किससे बोलते हैं? बी से, और ये क्या है? ए बी। ठीक है, अब एक डाल्टन भाई साहब थे, डाल्टन लॉ था पार्शियल प्रेशर का, उन्होंने क्या बात बोली थी? अब देखो बेटा जी, यहां पे वेपर वाटर से भी बनेंगे, यहां पे वेपर HCl से भी बनेंगे। ये HCl एंड वाटर मैंने अपनी तरफ से एग्जांपल लिया, आप समझो। वेपर यहाँ पे सॉल्वेंट से भी बनेंगे, सोल्यूट से भी बनेंगे, क्योंकि ये क्या है कि एक ऐसा केस है जिसमें हम वोलेटाइल सोल्यूट की बात करें, एक ऐसा सोल्यूट जो कि घुल गया है। ठीक है, तो अगर आप टोटल वेपर प्रेशर निकालना चाहोगे, टोटल वेपर प्रेशर निकालना चाहोगे तो वो डिपेंड करेगा वेपर प्रेशर ऑफ ए पे एंड वेपर प्रेशर ऑफ बी पे। बेटा जी ये किसने बोला था? डाल्टन ने, कि अगर आपको टोटल वेपर प्रेशर निकालना है तो जितने भी कंपोनेंट हैं हम सबके वेपर प्रेशर को, पार्शियल वेपर प्रेशर को आप लोग जोड़ दो। अब पीए को अगर मैं लिखूं किसकी फॉर्म में? राउल्ट्स की फॉर्म में, तो क्या लिखा जाएगा? पी नॉट ए इंटू एक्स ए, और पीबी को लिखा जाएगा पी नॉट बी इंटू एक्स बी। और अगर आपको पता हो दैट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन कितनी होती है? 1 एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू बेटा जी 1 होगी। तो यहां से अगर आप लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो? एक्स ए इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी भी लिखा जा सकता है। लिख दिया तो अभी आपने यहां पे पुट किया पी नॉट ए एक्स ए की जगह पे आप लोग क्या लिख सकते हो? 1 माइनस एक्स बी, और ये क्या होगा? पी नॉट बी इंटू एक्स बी। यहां से स्कोर करो, पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स बी प्लस पी नॉट बी एक्स बी। यहां से पी नॉट ए, यहां से एक्स बी को कॉमन ले लो, एक्स बी कॉमन आया, ये क्या बनेगा? पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए। ये क्या है? राउल्ट्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट। बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीट कर रहा हूं। वोलेटाइल किसे कहते हैं? जो घुल जाए, जिसके वेपर बनेंगे। जब उसके वेपर बनेंगे, सॉल्वेंट के भी वेपर बनेंगे, सोल्यूट के भी वेपर बनेंगे, तो दोनों का सम करके टोटल वेपर प्रेशर आएगा। अच्छा, अगर आपसे पूछूं यहाँ पे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ज्यादा है या सॉल्वेंट का, क्योंकि अब हम कंपैरिजन करना स्टार्ट कर देंगे कि भैया सोल्यूट से क्या फर्क पड़ रहा है। अब सोल्यूट के वेपर बन रहे हैं,
जब सोल्यूट के भी बन रहे हैं सॉल्वेंट के भी बन रहे हैं तो दोनों के वेपर बन रहे हैं तो इसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा एज कंपेयर टू सॉल्वेंट। क्लियर है। अब आओ नॉन वोलेटाइल पे। ठीक है, देखिए हमने क्या किया, यहां पे लिया वाटर, फोकस करना, यहां पे हमने वाटर लिया। अब वाटर है तो ये सॉल्वेंट का काम करेगा, ठीक है ना, ये है वाटर, इसमें हम सोल्यूट ऐड करेंगे। अब क्या हमने सोल्यूट कैसे लेना है, नॉन वोलेटाइल, जो ना घुल सके, जो वेपर नहीं बना सकता। ठीक है, हमने यहां पे ले लिया सोल्ट ले लिया। ठीक है, सोल्ट जो है सॉलिड होता है, उसके वेपर्स भी नहीं बनते, तो वो किसका काम करेगा बेटा जी, सोल्यूट का। ठीक है ना, ये किसका काम करेगा, सोल्यूट का। अब इन दोनों को मिक्स किया तो हमने सॉल्यूशन बनाया, ये है सॉल्यूशन। क्लियर। अब ये इसमें सोल्यूट भी ऐड है। अब आप मुझे बताओ कि अगर मैं टोटल वेपर प्रेशर लिखूं इस सॉल्यूशन का तो वो किस पे डिपेंड करेगा, क्या वो सोल्यूट पे डिपेंड करेगा, जैसे इसमें सोल्यूट के वेपर बन रहे थे। सोल्ट सॉलिड है, नॉन वोलेटाइल है, नॉन वोलेटाइल मतलब जिसके वेपर्स नहीं बन सकते। जब इसके वेपर नहीं बनेंगे तो इसका वेपर प्रेशर में कोई रोल नहीं है, तो पी टोटल क्या होगा, पी ए, और पी ए को मैं क्या लिख सकता हूं, पी नॉट ए इंटू एक्स ए। और अगर मैं इस केस में आपसे पूछूं कि वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का ज्यादा है या सॉल्वेंट का ज्यादा है, बताइए आप क्या लिखोगे, इन केस ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लोअर देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन containing non-volatile solute, non-volatile solute is lower than that of vapor pressure of pure solvent। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है बेटा जी। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया मैंने क्या समझाया। इस केस में दोनों के वेपर बन रहे थे, दोनों के वेपर बन रहे थे तो दोनों के वेपर प्रेशर भी होगा, तो टोटल जो निकलेगा दोनों के वेपर प्रेशर को जोड़ के निकलेगा। इसमें जो सोल्यूट है हमारे पास नॉन वोलेटाइल है, नॉन वोलेटाइल मतलब जिसके वेपर नहीं बन सकते, जिसके वेपर नहीं बनेंगे तो प्रेशर भी क्या खाक लगाएगा वो। तो हमने क्या लिखा, पी टोटल इज इक्वल टू पी ए। भाई जो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ सॉल्वेंट पे डिपेंड कर रहा है। अच्छा, अगर आपसे सोल्यूशन और वाटर में कंपैरिजन पूछा जाए किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, इसका ज्यादा होने वाला है। क्यों सर, ऐसा क्यों? अब देखो ये प्योर है, इसके वेपर बहुत आसानी से बन रहे हैं, इसमें आपने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड कर दिया। अब इसमें जो सोल्यूट है वो ना तो खुद वेपर बनाने देगा और वो बहुत सारे एरिया को ब्लॉक भी करेगा। वहां से वेपर, अब मान लो उन्होंने सरफेस को अगर ब्लॉक कर लिया तो वेपर तो ऊपर से ही बनेंगे ना, अब ऊपर से वो वेपर बनने नहीं दे रहे। जब वेपर कब बनेंगे तो प्रेशर भी कम ही लगेगा बेटा जी। क्लियर हुई है ये बात। तो ये था फॉर वोलेटाइल सोल्यूट एंड नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। होप कि क्लियर है। अब अगला जो क्वेश्चन आप लोगों के पास बनता है कि लिमिटेशंस की बात कर लेते हैं एक बार इसकी, चिपका दिया होगा, बाकी टेंशन मत लो, नोट्स आपको मिल ही जाएंगे। टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं, वहां से। तो देखिए, हाँ, लिमिटेशंस क्या हैं आपको याद हो, हेनरी लॉ की भी लिमिटेशंस थी, इसकी भी लिमिटेशंस होंगी। सबसे पहली बात है क्या है, सॉल्यूशन शुड बी डाइल्यूट, सॉल्यूशन शुड बी डाइल्यूट। अब जब पहली क्लास थी हमारी सॉल्यूशन की, उसमें मैंने आपको बताया था डाइल्यूट किसे कहते हैं। आपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना डाइल्यूट सॉल्यूशन किसे कहते हैं। तो सॉल्यूशन जो होना चाहिए वो डाइल्यूट होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, सॉल्यूट डजंट अंडरगो एसोसिएशन और डिसोसिएशन। जो सोल्यूट है वो एसोसिएशन या डिसोसिएशन शो ना करे तब भी दिक्कत हो जाएगी। तीसरी बात, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है और शायद आप लोगों को अभी समझ में ना आए, अगली क्लास में ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। इंटरेक्शन ऑफ ए बी शुड बी सेम एज इंटरेक्शन ऑफ
ए ए एंड बी बी। अभी आपको पता होगा ए ए बी बी का क्या मतलब है। ए ए मीन्स सोलवेंट सोलवेंट, बी बी मीन्स सोल्यूट सोल्यूट। अब और ए बी का मतलब क्या है, सोल्यूट सोलवेंट। ये कह रहा है कि जो सोल्यूट और सोलवेंट की इंटरेक्शन है, सोल्यूट और सोलवेंट जो एक दूसरे के साथ मिक्स होंगे, उनकी जो इंटरेक्शन है वो सेम होनी चाहिए। जैसे कि सोल्यूट सोल्यूट को अट्रैक्ट कर रहा था, सोल्यूट सोल्यूट की इंटरेक्शन थी, एंड सोलवेंट सोलवेंट की इंटरेक्शन थी। मतलब उनमें डिफरेंस नहीं आना चाहिए। अगर डिफरेंस आएगा तो राउल्ट लॉ वहां पे ब्रेक हो जाएगा। रिपीट कर रहा हूं, सोल्यूशन किससे बनता है, सोल्यूट और सोलवेंट से। तो उनके बीच में इंटरेक्शन होगी, वो इंटरेक्शन क्या होनी चाहिए, बिल्कुल सेम होनी चाहिए। जैसे सोल्यूट सोल्यूट को अट्रैक्ट कर रहा था और सोलवेंट सोलवेंट को अट्रैक्ट कर रहा था। यह है बेटा जिसकी लिमिटेशंस। आगे बढ़ते हैं। अब आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है यहां पे कि क्या डिफरेंस है हेनरी लॉ में एंड राउल्ट लॉ में। क्या डिफरेंस है दोनों में, या क्या सिमिलैरिटी है। सबसे पहली बात, दोनों में सिमिलैरिटी की बात करें, क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। ये तो बात हुई इनकी सिमिलैरिटी। मतलब अगर मैं वेपर प्रेशर ऑफ बी निकाल रहा हूं तो वो क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ठीक है, ये थी इन दोनों की सिमिलैरिटी कि वेपर प्रेशर डिपेंड करता है उसकी मोल फ्रैक्शन पे। अब बात करते हैं डिफरेंस की। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, ये इन दोनों में डिफरेंस है। अगर मैं बात करूं हेनरी लॉ की, तो उसमें ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट क्या बनेगा, हेनरी कांस्टेंट। क्या बनेगा, हेनरी कांस्टेंट। और राउल्ट लॉ में जब उसको हटाते थे तो वो क्या बनता था, वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन प्योर स्टेट। ठीक है बेटे, तो ये है दोनों का डिफरेंस। और यहां पे हमारा राउल्ट लॉ का पूरा टॉपिक खत्म हो जाता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आइडियल एंड नॉन आइडियल, पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन, एजियोट्रोप्स अपनी नेक्स्ट क्लास में। अच्छा, आपके कुछ भी डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, जिन जिन टॉपिक से आप लोग वीडियो चाह रहे हो, और अपने सभी फ्रेंड्स तक शेयर भी करो, सभी बच्चों तक वीडियो पहुंचनी चाहिए। थैंक यू सो मच, बहुत जल्द मिलते हैं नई वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।